हेलो साथियों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है आपके YouTube चैनल सिलेक्शन पॉइंट पर। तो दोस्तों, मारवाड़ के राठौड़ वंश के क्लासों का अध्ययन पूरा होने के बाद में अब हम बीकानेर के राठौड़ वंश एवं उनके शासकों से संबंधित क्लास का अध्ययन करेंगे। और आज की क्लास में हम बीकानेर के राठौड़ वंश को भी कंप्लीट कर लेंगे। और जो इसके बाद में हमारी नेक्स्ट क्लास आएगी उसमें हम जो राठौड़ वंश से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर है उन पर चर्चा करेंगे। ठीक है, आज की क्लास में हम बीकानेर के राठौड़ वंश के संस्थापक राव बीका, उसके बाद में राव लूणकरण, जिन्होंने लूणकरण झील का निर्माण करवाया था जो राजस्थान के खारे पानी की झील है। इसके अलावा राव जैत सिंह, राव कल्याणमल और कल्याणमल के पुत्र राय सिंह और कर्ण सिंह के बारे में विस्तार से अध्ययन करेंगे। और जैसा कि आपको पता है, यह क्लास भी जो राजस्थान के इतिहास एवं संस्कृति से संबंधित हमारी जो 10th क्लास की किताब है उससे, और जो 12वीं की इतिहास की किताब थी पुरानी RBSC बोर्ड की, उससे संबंधित सिलेबस को ध्यान में रखते हुए बनाया गया है। ठीक है दोस्तों, और पिछली हमारी जो लास्ट क्लास थी वो थी जोधपुर के राठौड़ वंश, और उसमें हमने दुर्गादास राठौड़ के बारे में चर्चा की थी। तो चलिए हम आज की क्लास को प्रारंभ करते हैं। आज की क्लास में हम पढ़ेंगे बीकानेर के राठौड़ वंश के बारे में और इनके संस्थापक कौन है। राव बीका, सबसे पहले राव बीका के बारे में अध्ययन करते हैं। राव बीका जो 1465 से लेकर के 1504 तक शासनकाल में रहे थे। राव बीका जो 1465 से लेकर के 1504 के शासनकाल के बीच में रहे थे, ये मारवाड़ के शासक राव जोधा के पुत्र थे जो किसी बात से अनबन करके बीकानेर में आ गए। उस समय बीकानेर इसका नाम नहीं था, इसे जांगल प्रदेश के नाम से जाना जाता था, क्योंकि यहाँ पर खेजड़ी केर बेर के वृक्ष अधिक थे, इसलिए इस स्थान को जांगल प्रदेश के नाम से जाना जाता है। और इसी जांगल प्रदेश में आकर उन्होंने बीकानेर की स्थापना की और राठौड़ वंश की एक नवीन शाखा का नींव भी रखी थी। बीका मारवाड़ के शासक राव जोधा का पुत्र था। बीका कौन था? मारवाड़ के शासक राव जोधा का पुत्र था, जो 1465 में जांगल प्रदेश आ गए थे। और मां करणी की कृपा से उन्होंने नवीन राज्य की स्थापना की थी। उस राज्य का नाम क्या था? बीका के नाम पर बीकानेर। परंतु एक और अन्य मान्यता है, उसके अनुसार कि राव बीका तथा एक जाट सरदार था नरा ने मिलकर बीकानेर राज्य की स्थापना की थी करणी माता के आशीर्वाद से, इसलिए इसका नाम बीकानेर पड़ा था। ये बात सत्य प्रतीत हो सकती है, क्योंकि जो बीकानेर के शासक हैं उनके राज तिलक में जो गोदारा जाट थे उनका योगदान था। तो हो सकता है कि ये नरा उसी गोदारा वंश से संबंधित रहा होगा। चलिए दोस्तों आगे चलते हैं। आगे हम बात करते हैं 1488 में राव बीका ने बीकानेर की स्थापना की थी। बीकानेर की स्थापना कब की गई थी? 1488 में आखातीज के दिन। कब? 1488 में बीकानेर की स्थापना आखातीज के दिवस पर की गई थी, इसलिए आखातीज के दिन बीकानेर की स्थापना दिवस बनाया जाता है। और इस दिन बीकानेर में पतंगे बहुत खूब उड़ाकर इसे एक उत्सव के रूप में बनाते हैं। बीकानेर की स्थापना की तथा राठौड़ सत्ता का एक दूसरा केंद्र भी बना दिया बीकानेर को। बीका का विवाह पुंगल के राव शेखा की पुत्री से हुआ था, और इसके बाद में बीका की स्थिति और ज़्यादा सुदृढ़ हो गई थी। इसके अलावा बीका ने मां करणी के लिए देशनोक में जो मूल मंदिर है
उसका निर्माण भी करवाया था। किसके द्वारा करवाया गया था? राव भिक्का के द्वारा। तो देशनोक के जो मूल मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? राव भिक्का ने करवाया था करणी माता के समर्पण में। चलिए उसके बाद में आगे चलते हैं। भिक्का के बारे में यही मूल बातें थी। भिक्का जो जोधा का पुत्र था, 1465 में वो जांगल प्रदेश में आ गया और 1488 में माँ करणी के आशीर्वाद से बीकानेर की स्थापना की और पुंगल के राव सेका की पुत्री से अपना विवाह किया और देशनोक में जो करणी माता का मूल मंदिर है उसका निर्माण भी राव भिक्का ने करवाया था। अब चलिए आगे चलते हैं, राव लूणकरण के बारे में पढ़ते हैं। भिक्का की मृत्यु के बाद में राव लूणकरण 1505 से 1526 के बीच में शासनकाल में रहे थे। कब? 1505 से 1526 तक। सबसे पहले तो जैसे ही हम कोई शासक के बारे में पढ़ते हैं तो उसके बारे में अगर वो इतिहास की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है तो उसकी माता पिता का नाम या उसका जन्म दिनांक का नाम और उनके जन्म स्थान का नाम और उनके शासनकाल को विशेष रूप से ध्यान में रखना है, क्योंकि ये परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण हो सकते हैं। राव लूणकरण जो भिक्का का छोटा पुत्र था, इसने नागौर के युद्ध में मुहम्मद खां को हराया था। किसे हराया था? राव लूणकरण जो राव भिक्का का छोटा पुत्र था, इन्होंने नागौर के युद्ध में मुहम्मद खान को हराया था। इसके बाद में इन्होंने 1526 में डोसी के युद्ध में, कौन से युद्ध में? डोसी के युद्ध में नारनौल के जो नवाब थे अभी मीरा से लड़ता हुआ वीर गति को प्राप्त हुआ था। कौन है? राव लूणकरण 1526 में डोसी के युद्ध में नारनौल के नवाब अभी मीरा से लड़ता हुआ वीर गति को भी प्राप्त हुए थे। कौन है? राव लूणकरण। बिट्टू सुजा जो एक लेखक थे, उन्होंने अपने ग्रंथ राव जय सिरो छंद में इसे कलयुग का करण कहा गया। बिट्टू सुजा के ग्रंथ राव जय सिंह के रोछंद के अनुसार कलयुग का करण किसे कहा गया था? राव लूणकरण को। किसे कहा गया था? राव लूणकरण को कलयुग का करण कहा गया था। इसके बाद में आगे चलते हैं। करमचंद्र वंशोत्कीर्तन काव्य नामक ग्रंथ में, कौन से ग्रंथ में? करमचंद्र वंशोत्कीर्तन काव्य नामक ग्रंथ में इसकी दानशीलता की तुलना कर्ण से की गई थी। तो बिट्टू सुजा के ग्रंथ राव जय सिरो छंद में भी इन्हें कलयुग का करण कहा गया। इसके अलावा करमचंद वंशोत्कीर्तन काव्य नामक ग्रंथ में भी इसकी तुलना कर्ण से की गई थी। कर्ण क्या था? महादानी था। तो राव लूणकरण की दानशीलता को देखते हुए उनकी तुलना कर्ण से की गई थी। इसके अलावा राव लूणकरण ने जो लूणकरणसर तहसील में जो झील स्थित है लूणकरणसर, उस झील का निर्माण भी करवाया था। ये राजस्थान की एक खारे पानी की भी झील है। ये थे राव लूणकरण जो अपने पिता की मृत्यु के बाद में 1505 में ये शासक बने थे। इन्होंने नागौर के युद्ध में मुहम्मद खान को हराया था। इसके अलावा 1526 में डोसी के युद्ध में नारनौल के नवाब अभी मीरा के साथ युद्ध करते हुए वीर गति भी प्राप्त की थी। इसके अलावा बिट्टू सुजा के ग्रंथ राव जय सिरो छंद में इन्हें कलयुग का कर्ण कहा जाता है। इसके अलावा करमचंद्र वंशोत्कीर्तन काव्य नामक ग्रंथ में भी इनकी दानशीलता की तुलना कर्ण से भी की गई है। और इसके अलावा इन्होंने जो लूणकरणसर झील है उसका भी निर्माण करवाया था। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे चलते हैं। इसके बाद में जो शासक हुए हैं वो है राव जैत सिंह। कौन है? राव जैत सिंह, जिनका शासनकाल 1526 से लेकर के 1541 तक रहा था। कब तक? 1526 से लेकर के 1541 तक। राव जैत सिंह ने 1534 में काबुल के शासक जो हुमायूं का भाई था कामरान को पराजित किया था। ये प्रश्न
हाल ही में जो असिस्टेंट प्रोफेसर का थर्ड पर भाग वाला पेपर था जो राजस्थान जीके से संबंधित होता है, उसमें ये पूछा गया था कि राव किस शासक ने या किस सत्ता ने काबुल के शासक कामरान को पराजित किया था। तो इसमें शासक सत्ता का नाम दिया गया था, जैसे बीकानेर के, जोधपुर के, उदयपुर के और एक अन्य कोई रणथंभौर का होगा शायद। तो वहां पर हमारा जो राइट आंसर क्या रहेगा, बीकानेर। तो देख लो असिस्टेंट प्रोफेसर जैसी भर्तियों में भी प्रश्न कहाँ से आ रहे हैं, इन्हीं छोटी छोटी किताबों से आ रहे हैं। तो इन किताबों पर आपको विशेष रूप से ध्यान देना है। चलिए आगे चलते हैं। इस युद्ध का वर्णन बिट्टू सुजा ने अपने ग्रंथ राव जेत सिरो छंद में किया था। किस युद्ध का? जिस युद्ध में राव जेत सिंह ने कामरान को पराजित किया था, जो काबुल का शासक था और हुमायूं का भाई था। इस युद्ध का वर्णन बिट्टू सुजा ने अपने ग्रंथ राव जेत सिरो छंद में किया था। इसके अलावा राव जय सिंह ने मालदेव के आक्रमण के दौरान अपने मंत्री नागराज को शेर शाह से सहायता प्राप्त करने हेतु भी भेजा था। उस समय जब राव जय सिंह बीकानेर के शासक थे, उस समय मारवाड़ का शासक राव मालदेव था, जो जिसने दिग्विजय की नीति अपनाई थी और उन्होंने बीकानेर पर भी आक्रमण किया था। और उस समय बीकानेर का शासक राव जय सिंह था, जो 1541 में पाहेबा साहिबा के युद्ध में वीर गति को प्राप्त हुआ मालदेव के से लड़ते हुए। जब मालदेव ने बीकानेर पर आक्रमण करने की प्लान बना रहा था, तब राव जेत सिंह ने अपने मंत्री नागराज को शेर शाह से सहायता प्राप्त करने हेतु भी भेजा था। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। 1541 में पाहेबा साहिबा के युद्ध में मालदेव से लड़ते हुए राव जय सिंह वीर गति को प्राप्त हुए थे। शेरशाह सूरी उस समय नहीं पहुंच पाया था जब मालदेव ने बीकानेर पर आक्रमण किया था, और इस आक्रमण के दौरान राव जय सिंह वीर गति को प्राप्त हो गए थे। ये थे राव जय सिंह। राव जय सिंह के बारे में एक बार पुनः चर्चा करते हैं। राव जय सिंह का जो कार्यकाल है वो 1526 से 1541 है। राव जय सिंह ने 1534 में काबुल के शासक है, जो हुमायूं का भाई था, कामरान को भी पराजित किया था। इस युद्ध का वर्णन बिट्टू सुजा ने अपने ग्रंथ राव जेत सिरो छंद में भी किया था। राव जेत सिंह ने मालदेव के आक्रमण के दौरान अपने मंत्री नागराज को, किसने? राव जय सिंह ने मालदेव के आक्रमण के समय अपने मंत्री नागराज को शेर शाह से सहायता प्राप्त हेतु भेजा था। और इसी बीच 1541 में पाइबा साहिबा के युद्ध में मालदेव से लड़ता हुआ वीर राव जय सिंह वीर गति को प्राप्त हुए थे। ठीक है, ये राव जय सिंह राव लूणकरण के पुत्र थे। चलिए अगले शासक के बारे में चर्चा करते हैं। अच्छा, एक बात और ध्यान में रख लेना, खानवा के युद्ध में जिस बीकानेर के शासक ने मदद की थी वो कौन था? राव जय सिंह था। कौन था? राव जय सिंह था, जिसने अपने पुत्र कल्याणमल को भेजा था। क्योंकि कई बार प्रश्न घुमा फिरा के आ सकते हैं कि बीकानेर के किस शासक ने राव जय सिंह की खानवा के युद्ध में सांगा की मदद की थी। तो बीकानेर का शासक उस समय कौन था? राव जय सिंह था। वहां पर कल्याणमल मत करना, कल्याणमल के नेतृत्व में तो सेना भेजी थी। ठीक है, तो इन बातों का थोड़ा सा ध्यान में रखना है, क्योंकि ये बड़े आसान प्रश्न होते हैं और इन आसान प्रश्नों को क्या करते हैं, थोड़े एक्साइटेड हो जाते हैं और गलत कर बैठते हैं। चलिए बात करते हैं राव जय सिंह के पुत्र कल्याणमल, जो 1541 से 1574 तक बीकानेर के शासन में पद पर रहे थे। 1541 से लेकर के 1574 तक राव कल्याणमल। कल्याणमल ने खानवा के युद्ध में सांगा की ओर से भाग लिया था। किसने? कल्याणमल ने। तो किसने भाग लिया? तो कल्याणमल। और कौन से शासक ने मदद की थी? तो राव जय सिंह रहेगा।
1544 में गिरी सुमेल के युद्ध में मालदेव के विरुद्ध शेरशाह की ओर से भाग लिया था। क्यों लिया था? क्योंकि जो पाहिबा साहिबा का युद्ध हुआ था उसमें राव जय सिंह मालदेव के हाथों वीर गति को प्राप्त हुए थे। और जो राव जय सिंह है वो कल्याणमल के पिता थे। इसके बाद में कल्याणमल और मेड़ता का शासक वीरमदेव मेड़तिया कहाँ गए थे? शेरशाह सूरी के यहाँ, और उनसे सहायता मांगी थी मालदेव के विरुद्ध में। और उसके बाद में 1544 में शेरशाह सूरी ने मालदेव पर आक्रमण किया था और जिसमें मालदेव की सेना को पराजय की देखनी पड़ी थी। 1544 में गिरी सुमेल के युद्ध में मालदेव के विरुद्ध शेरशाह की ओर से भाग लिया था। किसने? बीकानेर के शासक राव कल्याणमल ने। इसने भटनेर के किले पर भी अधिकार किया था। कल्याणमल ने भटनेर के किले पर भी अपना अधिकार किया था। इसके बाद जब अकबर ने नागौर में दरबार लगाया था तब कल्याणमल अपने दोनों पुत्रों, एक पुत्र था राय सिंह और दूसरा पुत्र था पृथ्वीराज के साथ अकबर की अधीनता को स्वीकार कर लिया था और नागौर दरबार में उपस्थित हुआ था। अब दोस्तों पृथ्वीराज नाम से आता है, तो पृथ्वीराज नाम से मैंने बताया था कि 2-3 शासक हैं, उनको विशेष रूप से ध्यान में रखना। एक तो उड़ना राजकुमार जो रायमल का पुत्र और सांगा का भाई था, और उसी पृथ्वीराज के औरस पुत्र थे बनवीर। और एक पृथ्वीराज चौहान तरते आए हैं तो मोहम्मद गौरी के विरुद्ध में तराइन के युद्ध में। और एक पृथ्वीराज वो भी थे कछवाए जिन्होंने खानवा के युद्ध में सांगा की सहायता की थी। और एक पृथ्वीराज ये हैं जो कल्याणमल के पुत्र हैं और इनकी मुख्य रचना है वेली कृष्ण रुक्मणीरी। कल्याणमल के 2 पुत्र थे। राय सिंह को अकबर ने 1572 में जोधपुर का प्रशासक नियुक्त किया था। 2 पुत्र में थे, एक था राय सिंह जिसे बीकानेर का शासक रहा था। कल्याणमल के बाद में इसे 1572 में जोधपुर का प्रशासक नियुक्त किया था। और प्रशासक नियुक्त करने के बाद में इन्हें गुजरात अभियान पर भेजा था। और इसके अलावा चंद्रसेन को पकड़ने के लिए भी भेजा था। उनका कल्याणमल का दूसरा पुत्र था पृथ्वीराज जो अकबर का एक दरबारी कवि भी था, जिसकी मुख्य कृति है वेली कृष्ण रुक्मणीरी नामक ग्रंथ की रचना। ये थे राव कल्याणमल जो राव जय सिंह का पुत्र था। और इन्होंने गिरी सुमेल के युद्ध में मालदेव के विरुद्ध शेरशाह सूरी का साथ दिया था। और इसके अलावा इन्होंने नागौर दरबार के समय अपने पुत्रों सहित अकबर की अधीनता स्वीकार की थी, जिसमें एक पुत्र राय सिंह तो दूसरा पुत्र पृथ्वीराज था। और उसी पृथ्वीराज की मुख्य रचना वेली कृष्ण रुक्मणीरी है। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे चलते हैं। कल्याणमल के बाद में बीकानेर का शासक कौन बना था? राय सिंह बना था। राय सिंह का जो शासन काल है वो 1574 से लेकर के 1612 तक रहा है। कब से? 1574 से लेकर के 1612 तक। 1574 में कल्याणमल की मृत्यु होने के बाद में राय सिंह बीकानेर का शासक बना था। अब बात करते हैं राय सिंह का जन्म। तो राय सिंह का जन्म हुआ था 20 जुलाई 1541 में। कब हुआ था? 20 जुलाई 1541 में। और 41 में किसका जन्म हुआ था? चंद्रसेन का। और 1540 में महाराणा प्रताप का जन्म हुआ था। तो इनका ये मुख्य शासक हुए हैं इतिहास में, तो इनके जन्म वर्ष को भी अवश्य ध्यान में रखें। राय सिंह जिनका जन्म जुलाई 1541 में हुआ था, वो 1574 में महाराजा धीराज की उपाधि धारण करते हुए शासक बने थे। कब? 1574 में राय सिंह महाराजा और महाराजा धीराज की उपाधि धारण करते हुए शासक बने थे। इन्होंने गुजरात के जो हुसैन मिर्जा हैं एवं जो मिर्जा बंधुओं हैं द्वारा विद्रोह करने पर अकबर के साथ राय सिंह भी वहां पर गया था। तो ये तो राय सिंह के अभियान हैं, क्योंकि परीक्षा में ये भी पूछे जा सकते हैं निम्नलिखित में से कौन से अभियान पर राय सिंह को भेजा नहीं गया था। ठीक है, तो गुजरात अभियान पर मिर्जा बंधुओं के
विद्रोह का दमन करने के लिए अकबर के साथ कौन गया था? राय सिंह गए थे। इसके अलावा मारवाड़ के जो शासक चंद्रसेन था तत्कालीन, उनके विरुद्ध जालोर के ताज खान उनके विरुद्ध तथा सिरोही के राव सुल्ताना के विरुद्ध अकबर ने राय सिंह को भेजा था, जिसमें राय सिंह ने सफलता प्राप्त की थी। ये सिरोही का राव सुल्ताना वही है जिसने महाराणा प्रताप की सहायता प्रदान की थी अकबर के विरुद्ध में। ठीक है। इसके बाद में राय सिंह को काबुल के शासक मिर्जा हकीम ने जब 1580 में विद्रोह कर दिया, तो इस पर अकबर ने राय सिंह को वहां पर विद्रोह का दमन करने के लिए भेजा था। कहां पर भेजा था? काबुल में। इस प्रकार राय सिंह को काबुल अभियान पर भी भेजा गया था। और एक अभियान कंधार है, कंधार अभियान पर भी राय सिंह को भेजा गया था। इसके बाद में 1582 में राय सिंह को खाने जमा के साथ बंगाल विद्रोह में को दबाने के लिए भेजा गया था। इस प्रकार राय सिंह को बंगाल में भी विद्रोह का दमन करने हेतु भेजा गया था। इसके अलावा 1585 में राय सिंह को बलूचियों के दमन करने के लिए भी भेजा गया था। किनके दमन के लिए? बलूचियों के दमन के लिए भी भेजा गया था। इसके अलावा राय सिंह की सफलता से प्रसन्न होकर अकबर ने उन्हें बटनेर की जागीर भी प्रदान की थी। तो राय सिंह को बटनेर की जागीर किस मुगल शासक के द्वारा प्रदान की गई थी? जहांगीर के द्वारा, जहांगीर के नहीं, अकबर के द्वारा प्रदान की गई थी। और राय सिंह के समय दो मुगल शासक हुए हैं, अकबर और जहांगीर। चलिए आगे बढ़ते हैं। अकबर ने अब्दुल रहीम खाने खाना को सिंध विजय के लिए भेजा था और उसकी सहायता के लिए राय सिंह को भी साथ में भेजा था। इस प्रकार काबुल, कंधार, गुजरात, सिंध, बलूचियों के दमन आदि और कंधार आदि विभिन्न अभियानों पर राय सिंह को भेजा गया था। 1593 में शाहजादा मुराद को अहमदनगर विजय हेतु दक्षिण में भी भेजा गया था। कब? 1593 में शाहजादा मुराद को अहमदनगर विजय हेतु दक्षिण में भेजा गया था मुराद को, और उनके साथ में किसे भेजा गया था? राय सिंह को भी भेजा गया था। इस प्रकार राय सिंह को अहमदनगर विजय अभियान पर भी भेजा गया था। और 1596 में अहमदनगर की जो शृंखला थी उसने मुगलों से हद संधि कर ली थी। ये यहाँ पर कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, बस आप इसे थोड़ा ध्यान में रख लेना। 1596 में अहमदनगर की शृंखला ने मुगलों के से संधि कर ली थी। किसी बात को लेकर के अकबर और राय सिंह के बीच में मनमुटाव हो गया था। वो मनमुटाव का कारण क्या था कि एक बार बीकानेर में जो अकबर के ससुर था, पता नहीं कौन था, रिश्तेदार था, उसने वहां पर किसी औरत को छेड़ दिया था। तो राय सिंह के सैनिक ने उसे पीटा था। और जब वो ससुर अकबर के पास गया तो अकबर ने राय सिंह को बोला कि आप जिसने भी ये दुस्साहस किया आप उसे मेरे समक्ष प्रस्तुत करो। परंतु राय सिंह ने ऐसा नहीं किया और उसे छुपा दिया था, क्योंकि बहन बेटी की मर्यादा को राजपूत सबसे अहम मोल देते हैं। ठीक है। और इस कारण उनके बीच में अनबन हो गया था। और बीकानेर के शासक राय सिंह का एक पुत्र भी था दलपत, जो राय सिंह के विरुद्ध विद्रोह कर रहा था। तो अकबर ने क्या किया, उसके विद्रोह को और ज़्यादा भड़काने के लिए बटनेर की रियासत को राय सिंह से छीन करके उनके पुत्र दलपत को दे दी थी, जो राय सिंह के विरोध में था। इसके बाद में 1600 में अकबर ने राय सिंह को नागौर और काठियावाड़ की जागीर भी प्रदान की थी। किसे? 1600 में अकबर ने राय सिंह को नागौर एवं काठियावाड़ की जागीर भी प्रदान की थी तथा दक्षिण जाने का आदेश भी दिया था। राय सिंह को कंधार में भी भेजा गया था। कहां पर? कंधार भी भेजा गया था। अकबर के बाद में जहांगीर ने खुसरो के विद्रोह के समय राय सिंह को आगरा का भार भी सौंपा था।
जहांगीर ने राय सिंह को दक्षिण अभियान में भी भेजा और वहीं पर 22 जनवरी 1612 में राय सिंह की मृत्यु हो गई थी। ये राठौड़ वंश के द्वितीय शासक है। एक शासक था जसवंत सिंह जिनकी जमरूद दक्षिण में मृत्यु हुई थी और दूसरा राय सिंह था जिनकी 22 जनवरी 1612 में मृत्यु हो गई थी। राय सिंह की विभिन्न उपलब्धियां, जिन्होंने बीकानेर के जूनागढ़ दुर्ग का निर्माण करवाया था। यह वही जूनागढ़ दुर्ग है जहाँ पर लिफ्ट लगी होती है और इसे जमीन का जेवर भी कहा जाता है। और जो बात प्रचलित है दीवारों के कान होते हैं वो इसी जूनागढ़ दुर्ग से प्रचलित है। और इसी जूनागढ़ दुर्ग के बाहर में जयमल और पत्ता की पाषाण से निर्मित हाथी पर सवार प्रतिमा का भी निर्माण राय सिंह ने करवाया था। किले के भीतर एक प्रशस्ति भी लगवाई गई है जिसे राय सिंह प्रशस्ति के नाम से भी जाना जाता है। इसके अलावा राय सिंह ने भीषण अकाल का काम से जो अकाल पड़ा था तो उससे निपटने के लिए विभिन्न प्रकार के बहुत धन भी दिया था। इसी कारण मुंशी देवी प्रसाद ने इन्हें राजपुताने का कर्ण कहा था। और राव लूणकरण को किसने कहा था? बिट्टू सुजा ने कहा था कलयुग का कर्ण। और इसके अलावा करमचंद वंशोत्कृतम काव्य में भी उन्हें कर्ण की उपाधि दी गई थी दानशीलता के कारण में। और मुंशी देवी प्रसाद ने भी इन्हें राजपुताना का कर्ण कहा था। इसके अलावा राय सिंह स्वयं संस्कृत का प्रचंड विद्वान था और उसने स्वयं राय सिंह महोत्सव तथा ज्योतिष रत्ना माला नामक ग्रंथों की टीका की भी रचना की थी। एक बात बता दूं तो बीकानेर के शासक है वो स्वयं को जांगलदर बादशाह कहते हैं। और बीकानेर के शासकों की सबसे बड़ी खासियत है कि वो क्या थे? दानवीर थे। ठीक है। महाराणा गंगा सिंह भी हुए थे जिन्हें भारत का राजस्थान का भागीरथ भी कहा जाता है क्योंकि वो बीकानेर और ये पश्चिमी मारवाड़ का क्षेत्र है वहां पर पानी लेकर आए थे। ठीक है। ये थे राय सिंह। राय सिंह के बारे में हमने लगभग पूरे विस्तार से पढ़ लिया है। इनका शासनकाल 1574 से 1612, जन्म 1541, शासन कब बने थे? 1574 में। इन्हें गुजरात के मिर्जा बंधुओं के विद्रोह के दमन हेतु भेजा गया था। इन्होंने मारवाड़ के शासक चंद्रसेन के खिलाफ भी भेजा गया, जालोर के ताज खान तथा सिरोही के राव सुल्ताना के विरुद्ध भी भेजा गया था। इसके अलावा काबुल के शासक मिर्जा हकीम के विरुद्ध भी भेजा गया था। 1582 में खान जाहिर के साथ बंगाल भेजा गया था। 1585 में बलूचियों के दमन के लिए भी भेजा गया। राय सिंह की सफलता से प्रभावित होकर उन्हें भटनेर की जागीर दी और जो पुनः अकबर के द्वारा ले ली गई और उनके विद्रोही पुत्र राय सिंह के जो विद्रोही पुत्र है दलपत को सौंप दी थी। अकबर ने अब्दुल रहीम खान काना के सिंध विजय के लिए भेजा और उनके साथ है राय सिंह को भी भेजा था। इसके अलावा 1593 में शहजादे मुराद को अहमदनगर विजय हेतु भेजा गया था दक्षिण में और राय सिंह भी उनके साथ में थे। 1600 में अकबर ने राय सिंह को नागौर और काठियावाड़ की जागीर देकर उन्हें दक्षिण जाने का आदेश दिया था। अकबर की मृत्यु के बाद जहांगीर शासक बना तो उन्होंने खुसरो के विद्रोह के समय राय सिंह को आगरा का भार भी सौंपा था। जहांगीर ने राय सिंह को दक्षिण अभियान पर भेजा और उसी समय 22 जनवरी 1612 को उनकी मृत्यु भी हो गई थी। इन्होंने राय सिंह ने बीकानेर के जूनागढ़ दुर्ग का निर्माण करवाया और उनके बाहर जयमल और पत्ता की पत्थर से निर्मित हाथी पर सवार मूर्तियां भी बनवाई थी। किले के भीतर एक प्रशस्ति लिखी हुई है जिसे राय सिंह प्रशस्ति कहा जाता है। राय सिंह ने अकाल राहत कार्य हेतु बहुत धन भी दान दिया था। इसी कारण इन्हें मुंशी देवी प्रसाद के द्वारा राजपुताने का कर्ण भी कहा जाता है। इसके अलावा राय सिंह स्वयं संस्कृत का प्रचंड विद्वान था। इन्होंने राय सिंह महोत्सव तथा ज्योतिष रत्नामाला नामक ग्रंथों पर टीका भी लिखी थी। ठीक है दोस्तों, ये थे हमारे राय सिंह के बारे में। राय सिंह के इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि इसमें जो एक अलग से टॉपिक आता है मुगल राजपूतन संबंध, उसमें भी राय सिंह का वर्णन मिलता है। तो यहाँ पर हमने इसलिए राय सिंह को विस्तार से किया था। और राय सिंह के बारे में ज़्यादातर इंपॉर्टेंट प्रश्न किस प्रकार बनते हैं, जैसे राय सिंह और मान सिंह के बारे में कि
इन शासकों को कौन कौन से अभियान पर भेजा गया था और कौन से अभियानों पर नहीं भेजा गया था। तो इनमें लगभग लगभग सभी अभियानों का जिक्र किया गया है, आप इन्हें विशेष रूप से ध्यान में रखना। अब बात करते हैं करण सिंह। करण सिंह बीकानेर के शासक बने हैं। 1631 से लेकर के 1638 तक इनका क्या रहा है, शासनकाल। करण सिंह का शासनकाल कब तक रहा है, 1631 से लेकर के 1668 तक है इनका शासनकाल रहा है। करण सिंह ने मुगल सम्राट शाहजहां के दक्षिण अभियानों में भी महत्वपूर्ण भूमिका भी निभाई थी। और करण सिंह के समय जो जाखणिया गांव था बीकानेर में, उसको लेकर जो सीमा विवाद हुआ था, जिसे मतीरा की लड़ाई कहा जाता है, जो नागौर के शासक अमर सिंह और करण सिंह के बीच में लड़ी गई थी। कारण यह था कि जाखणिया गांव की बेल थी और मतीरा कहाँ लग गया, नागौर में। तो धीरे धीरे बात किसानों से गांव में चली और गांव से शासकों तक पहुंच गई थी। ठीक है, जाखणिया गांव है इसलिए प्रसिद्ध है। करण सिंह के समय जब उत्तराधिकारी के संघर्ष चल रहे थे तो करण सिंह ने स्वयं को तटस्थ रखा, परंतु अपने दो पुत्रों पद्म सिंह और केसरी सिंह को औरंगजेब की सहायता हेतु भी भेजा था। तो किस बीकानेर के शासक ने औरंगजेब के उत्तराधिकारी युद्ध में अपने पुत्र पद्म सिंह और केसरी सिंह को औरंगजेब के समर्थन में भेजा था? तब हमारा राइट आंसर हो जाएगा बीकानेर के शासक महाराणा करण सिंह। चिंतामणि भट्ट के प्रमुख ग्रंथ शुक्र सप्तति, चिंतामणि भट्ट का जो ग्रंथ है शुक्र सप्तति में करण सिंह को जांगलदर बादशाह भी कहा जाता है। ठीक है, क्योंकि बीकानेर के शासक जांगल प्रदेश में उन्होंने अपना शासन स्थापित किया था, इसलिए इन्हें जांगलदर बादशाह भी कहा जाता है। और चिंतामणि भट्ट के ग्रंथ है शुक्र सप्तति में करण सिंह को जांगलदर बादशाह कहा गया। इसके अलावा करण सिंह ने स्वयं साहित्य कल्पद्रुम नामक ग्रंथ की रचना की थी। इसके अलावा उनके दो दरबारी थे गंगानंद मैथिल ने करण भूसर तथा काव्य डाकिनी नामक ग्रंथों की रचना भी की थी। ठीक है, ये थे करण सिंह के बारे में हमारी बातें। करण सिंह जिनका शासनकाल 1631 से लेकर के 1668 तक रहा है। इनके समय जाखणिया गांव को लेकर के अमर सिंह और नागौर के शासक अमर सिंह और करण सिंह के बीच में मतीरे की राड़ भी हुई थी। उत्तराधिकारी युद्ध में स्वयं तो तटस्थ रहा था, परंतु अपने दो पुत्र केसरी सिंह और पद्म सिंह को भेजा था औरंगजेब की सहायता हेतु। और चिंतामणि भट्ट ने अपने ग्रंथ शुक्र सप्तति में करण सिंह को जांगलदर बादशाह भी कहा था। इसके अलावा करण सिंह ने स्वयं साहित्य कल्पद्रुम नामक ग्रंथ की रचना की थी और उनके दरबारी गंगानंद मैथिली ने कर्ण भूसर तथा काव्य डाकिनी नामक ग्रंथों की भी रचना की थी। तो दोस्तों आज की क्लास हम यहीं पर समाप्त करते हैं। और एक बात मैं बता देता हूँ कि आप सोच रहे होंगे कि राय सिंह तक हम कंटिन्यू चल रहे थे और उसके बाद में बीच वाले शासक का जिक्र नहीं करते हुए सीधे करण सिंह का जिक्र किया और उसके बाद में किसी भी शासक का नहीं किया। तो जो 10वीं वाली किताब है उसमें इतना ही दिया गया है और किसी किताब में इन शासकों के बारे में वर्णित नहीं था। तो इसलिए हमारी क्लास है करण सिंह तक ही रहेगी, क्योंकि जैसा कि मैंने आपको शुरू में ही बता दिया कि मैं सिर्फ और सिर्फ जो हमारी किताबें हैं 6ठी 7वीं 8वीं 9वीं 10वीं और 11वीं और 12वीं उनसे संबंधित किताबों में जो हमारे राजपूत शासनकाल है या इतिहास के अन्य कोई टॉपिक मिलता है तो उनकी ही क्लासों का अध्ययन करेंगे। इसके अलावा अन्य चक्रों में नहीं पढ़ेंगे, क्योंकि जब मैंने आपको बताया कि असिस्टेंट प्रोफेसर जैसे बड़े एग्जाम में भी इसी किताबों से प्रश्न पूछे जा रहे हैं, तब आप इधर उधर की किताबों में चक्रों में नहीं पढ़ो और जो फिक्स मैटर है आप उन्हें ही अध्ययन करते रहो, क्योंकि सिलेबस बहुत मोटा है। और इसमें जो राजपूत वंश काल दिए गए हैं तो अभी तक तो हमने जैसे मेवाड़ के शासक और जोधपुर के और बीकानेर के राठौड़ वंश के बारे में ही पढ़ा है। तो इनकी भी देख लो 5 से 7 5 क्लास प्रारंभ की आ गई और 4 इसकी 9 क्लास आ गई हैं। और आगे हमारे जो कछवाए पढ़े हैं, चौहान वंश पढ़ा है। तो ये सिलेबस इतना बहुत है हमारी परीक्षा के लिए,
तो अन्यतर कहीं पर भी पढ़ने की आपको आवश्यकता नहीं रहेगी। ठीक है दोस्तों, चलिए आज की क्लास को हम यहीं पर समाप्त करते हैं और अगली जो हमारी नेक्स्ट क्लास रहेगी वो रहेगी किन से संबंधित, महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर से संबंधित रहेगी। और दोस्तों अगर आपने अभी तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इसे सब्सक्राइब कर लीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर भी करना ताकि आपके जो साथी हैं वो भी इन क्लासों से अध्ययन कर पाएँ। और आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद जो आप लगातार हमसे जुड़े हुए हैं। और इस जो क्लास की जो PDF है वो हमारे टेलीग्राम चैनल पर अपलोड कर दी जाएगी और उसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। ठीक है दोस्तों, जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं अगली क्लास में।